शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड आया है। पार्टिकुलरली यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट और ट्विटर दोनों के बीच में जो तकरार चल रही है, इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिस प्रकार से यहाँ पर इफ़ेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। यदि हमें कभी लिखने के लिए आएगा तो वो जो लाइनें रहेंगी वो इस प्रकार से रहेंगी। द कर्नाटका हाई कोर्ट जजमेंट अगेंस्ट ट्विटर इज ओमिनियस एंड सबवर्ट्स द प्रोसीजरल सेफगार्ड दैट मस्ट बी एम्प्लॉयड वाइल रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट आया है ट्विटर के खिलाफ में, ठीक है, ये एक विचारणीय है, इसको हमें थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। यहाँ पर ओमिनियस वर्ड यूज़ किया गया है। ओमिनियस का मतलब होता है अमंगल, मतलब ये जो कदम उठाया गया है वो सही नहीं है। यह सबवर्ट कर देता है प्रोसीजरल सेफगार्ड को। प्रोसीजरल सेफगार्ड को ये बाधित करने का काम करता है। दैट मस्ट बी एम्प्लॉयड वाइल रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। कुल मिलाकर के ये जो ऑर्डर है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करता है। 30 जून 2023 को कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था ट्विटर के चैलेंजेस को टू गिविंग ऑफ ब्लॉकिंग ऑर्डर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ब्लॉकिंग के ऑर्डर दिए थे। इस ऑर्डर को चैलेंज करा था ट्विटर ने, कहाँ पर? कर्नाटका हाई कोर्ट में। इसका कनेक्शन था टेकिंग डाउन ऑफ ट्विटर अकाउंट एंड स्पेसिफिक ट्वीट। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार कह रही थी कि ट्विटर अकाउंट को आप हटाइए, स्पेसिफिक जो ट्वीट करे गए हैं उनको हटाइए। ये बात को लेकर के ट्विटर कहाँ गया था? हाई कोर्ट गया था। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या काम कर दिया? इसकी याचिका को डिसमिस कर दिया। तो जो हाई कोर्ट की वार्निंग है ट्विटर के लिए फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द ऑर्डर एंड इम्पोज्ड एस्टाउंडिंग मतलब होता है आश्चर्य वाली बात, अद्भुत। तो न केवल उसकी याचिका को डिसमिस किया गया है, इसके साथ साथ में आप देखेंगे उसको वार्निंग दी गई ट्विटर को कि आपने क्यों सरकार के ऑर्डर को नहीं माना, और इम्पोज किया था लगभग 50 लाख करोड़ रुपया ऑन द यूनाइटेड स्टेट बेस्ड सोशल मीडिया कंपनी। तो ऑर्डर नहीं मानने के चक्कर में सरकार ने ट्विटर के ऊपर 50 लाख रुपया का जुर्माना ठोका। जो जजमेंट दिया गया है वो कुछ चीज़ों को अंडरमाइन करता है, अनदेखी करता है, उनको ध्यान में नहीं रखा गया है। जैसे कि राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब वहीं यदि सरकार अपने खिलाफ जो ट्वीट्स हो रहे हैं उनको हटाने के लिए बोले, उनके अकाउंट को हटाने के लिए बोल दें, तो इसका मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज़ हो रहा है। मतलब सरकार अपने खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने का काम किया जा रहा है। एंड आल्सो पेव्स द वे फॉर स्टेट टू एक्सरसाइज अनचेक्ड पावर। इसने रास्ता खोल दिया है केंद्र सरकार के लिए कि वो बिना बाधा के अपनी पावर का इस्तेमाल कर सके। उसकी पावर को कोई रोक नहीं सकता और वो ऐसे कंटेंट को हटा देगा, इसके लिए वो किसी भी इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर को फॉलो करने वाला नहीं है। मोर ओवर इट शोज ए न्यू ट्रेंड टू hinder digital rights and the exercise of free speech on the ground of dissemination of false speech। ये सब चीज़ों को हटा दिया जा रहा है फॉल्स स्पीच के नाम पर कि नहीं, देश की सिक्योरिटी को खतरा है, देश की सोवर्निटी को खतरा है, ये ट्वीट से जनता के बीच में जनता को उकसावा करेगा या फिर जनता के बीच में हिंसा पैदा करेगा। ये सब बहाने मान करके इन ट्वीट को हटा दिया जाता है।
इग्नोरेंस ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड, जो प्रोसीजरल सेफगार्ड बनाए गए हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, तब जाकर के आपको ऐसा कदम उठाना चाहिए। सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 चलता है, उसका जो सेक्शन है, उसका जो धारा 69A है, ये धारा पावर देती है स्टेट को कि वो ब्लॉक करने के ऑर्डर पारित कर सकती है इन केस ऑफ द इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ सच। इमरजेंसी के नाम पर केंद्र सरकार को ये पावर मिल गई है कि वो देश की सोवरनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करने वाले ट्वीट को हटा देगी, या फिर उस ट्विटर अकाउंट को ख़त्म कर देगी या फिर हटा देगी। डिफेंस ऑफ इंडिया प्रभावित नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट प्रभावित नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट यदि प्रभावित होते हैं तो वो ब्लॉकिंग ऑर्डर इशू कर सकती है। पब्लिक ऑर्डर यदि प्रभावित हो रहा है तो ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी कर सकता है 69A के अंतर्गत केंद्र सरकार। या फिर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट, अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गई है इंसाइटमेंट, कि यदि किसी ने ट्वीट किया है और उससे हिंसा भड़क जा रही है, ठीक है, लोगों को भड़काने का काम करने लग जाए, तो चाहे वो हिंसा हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है और अपने हिसाब से वो जिस ट्वीट को भी चाहे वो हटा सकती है या फिर डिलीट कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2009 आया था, ठीक है, सरकार 2009 में एक रूल्स लेकर के आई थी, ब्लॉकिंग रूल्स जिसको बोलते हैं। lays down the procedure for any blocking order issued under section 69A। तो ये बताता है कि जो 69A है उसके अंतर्गत जो आप ब्लॉकिंग के ऑर्डर दे रहे हैं उसकी क्या प्रोसीजर हो सकती है। अब जो प्रोविज़न दिया गया है उसकी संवैधानिकता यहाँ पर चेक करी जाती है। इसके प्रोविज़न को चैलेंज किया गया था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट को जारी रखा था, अपहेल्ड रखा था। वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 69A एंड द रूल ब्लॉकिंग रूल्स आफ्टर ऑब्जर्विंग, तो 69A को कंटिन्यू रखा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना समर्थन दिया। तो जो सफिशिएंट प्रोसीजरल सेफगार्ड है ये चीज़ शामिल होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ब्लॉक करिए ट्वीट्स को, ट्विटर अकाउंट को, लेकिन उसमें आपको प्रोसीजरल सेफगार्ड को शामिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा रीज़न, ठीक है, कि आपने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया। आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा नोटिस टू द इंटरमीडियरी, आपको ट्विटर को नोटिस देना पड़ेगा। इसके साथ साथ में द ओरिजिनेटर हुज कंटेंट वाज सॉट टू बी ब्लॉक्ड, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा ट्विटर कंपनी को। इसके साथ साथ में उस व्यक्ति को जिसका ट्वीट डिलीट किया गया है या फिर ट्विटर अकाउंट हटाया गया है, दोनों को आपको नोटिस देना पड़ेगा। आपको रीज़न भी बताना पड़ेगा। A point which was agitated before the Supreme Court in Shreya Singhal and was only laid to rest after the safeguard were emphasized। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था वो प्रोसीजरल सेफगार्ड के ऊपर दिया गया था। फिर भी देखा जाए तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उसने कुछ ऑब्जर्वेशन देखा था, किसमें, श्रेया सिंघल। तो जो श्रेया सिंघल केस है कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट का मतलब होता है अनुमान लगाना या फिर अर्थ लगाना। प्रोवाइडिंग नोटिस टू द यूजर्स ऑफ कंटेंट एंड दैट इवन इफ रीजंस आर रिकॉर्डेड इन राइटिंग दे मे नॉट बी कन्वेंट टू द यूज़र। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि चीज़ें जो है बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, कि इसका मतलब तो ये नहीं हो गया है कि जो नोटिस टू द यूजर्स ऑफ कंटेंट एंड दैट इवन इफ रीजंस आर रिकॉर्डेड इन राइटिंग दे मे नॉट बी कन्वेंट टू द यूज़र।
लेकिन यहाँ पर इसकी जानकारी यूज़र्स लोगों को नहीं दी जा रही है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। आगे फिर कहते हैं कि जो हाई कोर्ट ने एक्नॉलेज करा है, स्वीकार किया है कि जो ब्लॉकिंग ऑर्डर है ये अफेक्ट कर सकते हैं राइट ऑफ यूज़र्स को, उपयोगकर्ताओं के अधिकार को ये ऑर्डर प्रभावित कर सकता है। इट हेल्ड दैट द स्टेट कुड एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन टू हियर यूज़र्स। इसके लिए सरकार को क्या काम करना था, अपनी डिस्क्रेशन पावर का इस्तेमाल करना था और यूज़र्स लोगों के बारे की सुनवाई करना था। एंड दैट इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर रूल 8 वाज नॉट मैंडेटरी। और ये कहा जाता है कि जो रूल 8 है वो कहता है कि जो नोटिस इशू करना इतना अनिवार्य नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने नोटिस नहीं करी। ये भी ऑब्जर्व किया गया था कि जो that users of Twitter were not downtrodden or did not suffer from some handicap that prevented them from accessing the appropriate remedies available to them. इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं ये अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण। शहरीकरण के अंतर्गत आप देखेंगे हमें जो है शिफ्ट देखने को मिलता है रूरल से अर्बन लिविंग एंड इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़। तो ऐसी सिटीज़ जो जहाँ पर ऑलरेडी से लोग रह रहे हैं वहाँ पर लोगों का शिफ्टिंग हमको दिखाई देता है ग्रामीण एरिया से शहरी एरिया की तरफ में। तो सरकार अब अर्बनाइजेशन को लेकर के काफ़ी चिंता कर रही है। उनका कहना है कि अर्बनाइजेशन को हम ठीक करके बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनसे निपट सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं साउथ वाले जो इंडियन स्टेट हैं वहाँ पर बाढ़ जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। कभी कभी हमें मुंबई में बाढ़ देखने को मिली है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दलदल वाला एरिया था, जो वेटलैंड्स था, वहाँ पर हमने ज़मीनें खड़े कर दी हैं। इसके साथ साथ में जो नाले बनाए गए हैं उनकी साफ़ सफाई नहीं हो रही है, सिस्टमेटिक तरीके से शहर को नहीं बसाया गया है, इसलिए वो प्राकृतिक आपदाओं को झेल नहीं पाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कहीं पर आग लग जा रही है, कहीं पर भूकंप आ गया है, कहीं पर बाढ़ आ गई है, तो उसको सह नहीं सकते हैं हमारे शहर। इसलिए हमें आने वाले टाइम में शहरों में अर्बनाइजेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अर्बनाइजेशन के लिए जो मास्टर प्लान तैयार हमको करना है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को री इमेजिन करना पड़ेगा स्पाइटल प्लानिंग, ताकि वो एड्रेस कर सके ग्रोइंग एंड इमर्जिंग गवर्नेंस चैलेंजेस ऑफ द अर्बनाइजेशन। तो शहरीकरण के चलते चलते कौन कौन से चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं, कौन कौन से गवर्नेंस के चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के चैलेंजेस उत्पन्न हो रहे हैं, इसके बारे में उनको सोचने की ज़रूरत है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि जो इंक्रीज़, अर्बनाइजेशन का मतलब है कि लगभग जो लोग रह रहे हैं, जो प्रपोर्शन है लोगों के रहने का, उसमें वृद्धि हो रही है अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में लोगों की संख्या का बढ़ना ही अर्बनाइजेशन कहलाता है। रूरल एरिया से यदि आप कंपेयर करेंगे तो एन अर्बन एरिया इज़ ए बिल्ट अप एरिया सच एज टाउन और सिटी। और ये जो अर्बन एरिया है वो टाउन या सिटी हो सकती है। रूरल एरिया किसको बोलेंगे? जो कंट्री के साइड में रहता है, मतलब कि आप देखेंगे कि शहर से लगभग अलग थलग। एज ए country industrialize the number of people living in the urban areas tend to increase। जैसे जैसे किसी भी देश में इंडस्ट्री बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे आप देखेंगे वहाँ जो रहने वाले लोग हैं गांव से शहर की तरफ में शिफ्ट होते हैं। इट इज़ द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, ये क्या है? एक प्रकार से शहरों का ग्रोथ है, विकास है। brought about by a population shift from rural areas and small communities to large ones, and the changes from the largely agriculture economy to industrial economy।
यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले हमारा जो देश था कृषि प्रधान देश था, इसलिए ज़्यादातर जो जनसंख्या है गाँवों में निवास करती थी। जैसे जैसे हमारे देश में इंडस्ट्रियाँ लगती जा रही हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे जो गांव की जनसंख्या है वो शहर की तरफ मूव करते जा रही है। इसलिए लेखक का कहना है कि अर्बनाइजेशन के लिए हमें एक मास्टर प्लान लेकर के आना चाहिए। तो जो मास्टर प्लान रहेगा एक प्रकार से एक इंस्ट्रूमेंट है गवर्नेंस को लेकर के, कैसे करके हम अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है, के लिए गवर्नेंस का इंस्ट्रूमेंट लेकर के आएंगे। इट हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड एक्सटेंसिव अटेंशन इन नेशनल पॉलिसी डिस्कशन एंड राइटली सो। यहाँ पर आप देखेंगे जो नेशनल पॉलिसी डिस्कशन है, यहाँ पर इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा करी जाती है। सरकार कहना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उसने सजेशन दिया है कि जो मास्टर प्लान्स है शहरों में, इसको हमें फिर से रिविजिट करने की ज़रूरत है और इसी से हम जो है सिटी के गवर्नेंस को फिर से इम्प्रूव कर सकते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज़ बीन एडवोकेटिंग सच ए स्टेप टू प्रोटेक्ट अर्बन वाटर बॉडीज़। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ये वकालत करता है, ये बताता है कि नहीं इस प्रकार के कदम हमें उठाने की ज़रूरत है ताकि हम वाटर बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। केंद्र सरकार की तरफ से कई सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे कि सरकार स्वच्छता पर जोर देती है, सरकार ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करे हैं, इसके साथ साथ में सोशल इंक्लूज़न किया गया है। ये पार्टिकुलरली प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी प्रोग्राम किसके ऊपर डिपेंड करता है, सैनिटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंक्लूज़न, ये चीज़ें पार्टिकुलरली प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन ये जो होते हैं बेस्ट इम्फेमेरल, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है इम्फेमेरल, ठीक है। इम्फेमेरल का मतलब होता है अल्पकालिक, लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना अल्पकालिक रहते हैं। एंड इंक्रीमेंटल एज दे आर सेंट्रली फंडेड, लेकिन इसको आप इंक्रीमेंटल भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार इसको फंड प्रोवाइड कर रही, पार्टिकुलरली केंद्र सरकार इनको फंड प्रोवाइड करती है। फिर बताया जाता है कि अर्बनाइजेशन को लेकर के कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहले नंबर की जो बात है वो बताया जाता है कि जो मास्टर प्लान इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्फ़िगरेशन है, रैशनैलिटीज़ है इस इंस्ट्रूमेंट की, एज वेल एज द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की जो कि इससे लगे हुए हैं, आर कन्वेंस्ड बाई टेम्पल लेजिस्लेशन ड्राफ्टेड इन 1950। सारी चीज़ें अर्बनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं वो 1950 के दशक में ड्राफ्ट किया गया था, इसके लिए जो कानून बनाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो नियम कानून बनाए गए हैं ये स्टेट के द्वारा रेप्लिकेट कर दिए गए, बदल दिए गए, इनमें सुधार कर दिया गया टाउन प्लानिंग के माध्यम से। ये जो कंसेप्शन होते हैं डू नॉट एकोमोडेट लेटर सेंसिबिलिटीज़ such as imperative of the environmental protection that can be linked to 1974 when Water Act was enacted। लेकिन यहाँ पर सेंसिबिलिटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है, जैसे कि आपको जोर देना चाहिए था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, जिसको आप लिंक कर सकते हैं 1974 के द्वारा, जब हमने वाटर एक्ट इनेक्टेड करे थे, तब जा कर के हम सोचे थे कि नहीं अब पर्यावरण को भी अब हमें बचाना है। बाद में सरकार की तरफ से जो पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए प्लान बनाए गए थे, एग्जाम्पल के तौर पर जो वाटर बॉडी रिलेटेड प्रोजेक्ट सरकार ने तैयार किए हैं, ये जो वाटर बॉडी रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं ये नेगोशिएट करते हैं चैलेंजेस ऑफ इंक्रोचमेंट ऑफ फ्लड प्लेन्स को एज इंक्रोचमेंट्स इन एक्स पोस्ट। बाद में जो फ्लड प्लेन्स है इसके इंक्रोचमेंट को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप ला तो ले रहे हैं अर्बनाइजेशन वाली चीज़ को,
इसके अलावा देखे जाए तो लगभग 65% जो इंडिया का अर्बन सेटलमेंट है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं शहरों में, यहाँ पर किसी भी प्रकार का मास्टर प्लान मौजूद नहीं है, ऐसा नीति आयोग का कहना है। देयर इज़ ए नो सेट क्राइटेरिया फॉर मैंडेटिंग ए स्पाइटल प्लान टू रेगुलेट अर्बन ग्रोथ, और यहाँ पर किसी भी प्रकार से एक स्थानिक या फिर टाउनशिप की प्लानिंग नहीं है जिसके माध्यम से आप रेगुलेट कर सकें अर्बन ग्रोथ को। यहाँ पर हमको कई सारे रीज़न देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि प्राथमिक तौर पर देखें तो लैक ऑफ ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके पास में स्टाफ की कमी है, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, सच नोटिफिकेशन ऑफ मैंडेटरी स्पाइटल प्लान आर डिलेड। इस प्रकार से देखा जाए हो सकता है कि जो अनिवार्य टाउनशिप की प्लानिंग है उसमें डिले हो रही है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ और देख लेते हैं महाराष्ट्र में क्या हलचल चल रही। देखिए अभी यहाँ पर आपको जो अजीत पवार दिखाई दे रहे हैं, अजीत पवार का यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि शिवसेना जीती थी चुनाव। महाराष्ट्र शिवसेना और एनसीपी ने मिलाकर के वहाँ पर अपनी सरकार बनाई थी। इसके बाद क्या होता है, शिवसेना पार्टी के जो शिंदे हैं, ये आपको जो इधर दाढ़ी में दिखाई दे रहा है, ये अपने साथ में कुछ विधायकों को लेकर के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और शिवसेना की सरकार को गिरा देते हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर फिर से कहना चाहिए बीजेपी का राज चालू हो जाता है। भले ही यहाँ पर शिंदे मुख्यमंत्री हों, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर यहाँ पर शासन चल रहा है बीजेपी का। अब फिर से लालच आ गया अजीत पवार को कि उनके यार साला मेरे को, मैं वापस ज़रूर आया था एनसीपी की पार्टी में, पहले भी ये भागे थे, इसके बाद फिर से आ गए। तो उनको लगा कि नहीं, कम से कम एनसीपी का तो हेड मेरे को बनाना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री बना देते, मुख्यमंत्री बना देते, कुछ तो मुझे मिलना चाहिए था। अब इसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि इनको क्या क्या चीज़ चाहिए थी। आज के समय में हमें ये घटना दिखाई दी है कि अजीत पवार ने अपनी एनसीपी को भी छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, और अकेले नहीं आए हैं, ये आए हैं 8 विधायकों के साथ में। अब यहाँ पर बात आ जाती है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ इनके ऊपर लागू हो सकता है यदि ये अपने साथ में, जैसे कि अभी ये लोग 10 लोग होंगे तो 20 लोगों को और अपनी तरफ इनको करना पड़ेगा। 2/3 जो सदस्य हैं यदि वो पार्टी को छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। इसके पहले आप ये भी देख लीजिए कि जो पार्टी की कमान थी, जैसे कि शिवसेना को जाना जाता है नॉर्मली ठाकरे परिवार के नाम से, वो शिवसेना भी अब वो शिवसेना नहीं रह गई। उनका कहना है कि ये तो शिंदे की शिवसेना बन गई है। मतलब दूसरा जो झटका लगा था वो इलेक्शन कमीशन ने दिया था किसको, उद्धव ठाकरे को। अब उनकी पार्टी तक नहीं रह गई, ये जहाँ शिंदे है वहाँ उसकी पार्टी चली गई। इसी प्रकार का झटका इस बार फिर से ना लग जाए यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये केस जाता है तो यहाँ पर अभी ये चीज़ देखना रहेगा कि क्या होने वाला है। यहाँ पर हमको कुछ ड्रामेटिक टर्न देखने को मिल रहा है, which followed months of speculation that he was causing up to the ruling BJP party. The Nationalist Congress Party leader Ajit Pawar lead a split in the party and join hands with the National Democratic Alliance. ये एनडीए में शामिल हो गए हैं संडे को आफ्टरनून को। अब ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी जो पार्टी का पूरा समर्थन प्राप्त है, लेकिन जो एनसीपी के संस्थापक हैं शरद पवार, उनका कहना है कि देखिए इन्होंने जो कदम उठाया है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब जब बीजेपी में ये शामिल हुए हैं तो इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है महाराष्ट्र का फॉर द 5th टाइम, और ये बने हैं 5वीं टाइम, सेटिंग ए रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट टू दिस पोजीशन सिंस इट वाज क्रिएटेड इन 1978। 1978 में इसको क्रिएट किया गया था। इसके बाद सबसे ज़्यादा यदि कोई बना है
क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो वो अजीत पवार हैं। तो इन्होंने क्या काम किया है, जो देवेंद्र फडणवीस थे बीजेपी के, इनकी पोस्ट को ले लिया है। हु होल्ड्स ए बैटरी ऑफ पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग होम एंड फाइनेंस। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो पेंगोंग झील से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम पेंगोंग लेक से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। देखिए, पेंगोंग लेक, इसके साथ साथ में भारत और चाइना की जो सीमा है यहीं पर ये लोकेटेड है, ये सीमा बनाने का काम करती है। इसी के चलते चलते जो पेंगोंग झील है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और हमेशा न्यूज़ में रहती है। पेंगोंग सो हाई ग्रासलैंड लेक, इसको क्या बोला जाता है, हाई ग्रासलैंड लेक बोला जाता है। इसको हम रिफर करते हैं एज ए पेंगोंग लेक। ये एक एंडोहेरिक लेक है हिमालयास में। यहाँ पर एक एंडोहेरिक लेक का वर्ड यूज़ किया गया है। एंडोहेरिक लेक हम उन झीलों को कहते हैं जहाँ पर आप देखेंगे इसका आउटसोर्स कहीं पर दिखेगा नहीं। जैसे कि ज़्यादातर जो झीलें रहती हैं अपने पानी को कहीं ना कहीं खाली करती हैं, तो ये बारिश के पानी को अपने पास में जमा करके रखती हैं। अब इसका कोई आउटसोर्स नहीं है, पानी को ये खाली नहीं कर पा रही, इसलिए यहाँ का जो पानी है वो कैसा होता है, वो खारा रहता है। पेंगोंग लेक एक प्रकार की एंडोहेरिक लेक मानी जाती है हिमालयास के अंतर्गत, जो कि लोकेटेड है 4350 मीटर की हाइट में, मतलब 14,270 फीट की हाइट में ये लोकेटेड है। और इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम इंडिया टू चाइना, और ये फैली हुई है इंडिया से लेकर के चाइना में। लगभग 60% जो इसकी लंबाई है वो चाइना में लोकेटेड है और बाकी का जो हिस्सा है 40% वो इंडिया में है। इस लेक की 5 किलोमीटर की चौड़ाई है, मतलब इसके यदि आप ब्रॉडेस्ट पॉइंट में जाते हैं, पेंगोंग लेक जिसको आप हाई ग्रासलैंड लेक बोलते हैं, आप ये देखेंगे कि ठंडी के टाइम में ये जो विंटर है ये टोटली आपको फ्रीज देखने को मिलेगी, पूरी तरह से बर्फ़ में चेंज हो जाती है, जबकि यहाँ पर पानी में खारापन भी है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन एरिया एंड जियोग्राफिकली ए सेपरेट लैंडलॉक्ड रिवर बेसिन। ये देखिए, इंडस रिवर बेसिन एरिया का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सेपरेट लैंडलॉक्ड रिवर बेसिन मानी जाती है। द लेक इज़ इन प्रोसेस ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड अंडर द रामसर कन्वेंशन एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, अभी इसको आइडेंटिफाई किया गया है अंडर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। दिस विल बी द फर्स्ट ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड इन द साउथ एशिया अंडर द कन्वेंशन। और इस प्रकार से देखा जाए साउथ एशिया में ये पहली झील होगी जिसकी चाइना से भी बाउंड्री है और इंडिया से भी बाउंड्री है। पेंगोंग झील एक प्रकार से देखा जाए तो डिस्प्यूटेड वाला एरिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस झील से होकर के गुजरता है। A section of lake approximately 20 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसको कंट्रोल किया जाता है चाइना के द्वारा, कंट्रोल बाय चाइना बट क्लेम्ड बाय इंडिया।